कभी अपने दोस्तों से पूछेगा कि क्या वो राजा दहिर, पप्पा रावल, लचित बोरफुकन, हिंदू शाही डायनेस्टी या राणा कुंभ के बारे में जानते हैं? मेरा अनुमान है कि अराउंड 50% लोग बोलेंगे नहीं। फिर उनसे पूछेगा कि क्या वो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर और खिलजी के बारे में जानते हैं? मेरा अनुमान है कि अराउंड 100% लोग बोलेंगे हाँ। तो ऐसा क्यों है कि हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और इंडियन राजाओं से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में जानते हैं? अब देखिए, इसमें आपके दोस्तों की गलती नहीं है। गलती हमारे एजुकेशनल सिस्टम की है, जिसकी टेक्स्ट बुक्स में अकबर का नाम 100 बार मेंशन किया गया है, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का नाम 30 बार मेंशन किया गया है, लेकिन छत्रपति शिवाजी का नाम सिर्फ 8 बार मेंशन किया गया है। और राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं का नाम तो मुश्किल से 1 बार इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी फेमस किताब 1984 में एक बार कहा था कि जो अतीत को कंट्रोल करते हैं वो फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं, और जो प्रेजेंट को कंट्रोल करते हैं वो अतीत को कंट्रोल करते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल के इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको हमारी झूठी हिस्ट्री बताकर पहले अंग्रेजों ने हमें मेंटली कॉलोनाइज किया, उसके बाद हमारे खुद के पॉलिटिकल लीडर्स ने हमें मेंटली कॉलोनाइज करके रखा हुआ है। बेसिकली भारत के स्टूडेंट्स को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदवा दिया गया है। इससे एक ऐसी जनरेशन क्रिएट हुई है इंडियंस की, जिन्हें लगता है कि भाई भारत में तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं रहा है, भारत में जो भी अच्छा हुआ है वो बाहर से आया है। तो आज हम बात करेंगे कि इस मेंटल कॉलोनाइजेशन को बदलना क्यों बेहद जरूरी है, और क्यों शायद 2023 में हमारी एजुकेशन सिस्टम फाइनली इस मेंटल कॉलोनाइजेशन को बदलने की कोशिश करेगी। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम और एक हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए, इंडियंस को झूठी हिस्ट्री पढ़ाकर मेंटली कॉलोनाइज क्यों और कैसे किया गया है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। देखिए, शायद आपने किंग माइडस के बारे में सुना होगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वो जिस चीज को छूते हैं वो सोने में बदल जाती है। इसको माइडस टच बोला जाता है। उसी तरह से एक ब्रिटिश टच होता है कि अंग्रेज साले जिस कंट्री को टच करते हैं वो देश ही बर्बाद हो जाता है। और यही ब्रिटिश टच इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के बॉर्डर्स और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर भी लग गया। एक ब्रिटिश सर्वेयर विलियम एडम ने एक बार कहा था कि 1830s में बिहार और बंगाल में 1 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। और जिस तरह से पटना के हर एक गली में एक कोचिंग सेंटर है, उसी तरह से विलियम एडम ने एक बार कहा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी के हर एक गांव में एक पाठशाला है। जीएल पेंडरग्रास, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने भी यही कहा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी हर एक गांव में एक विद्यालय है। देखिए, अंग्रेजों के पहले जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल और पाठशालाओं के थ्रू चलता था, और इतने सारे गुरुकुल और पाठशालाएं थी कि ऑलमोस्ट हर ग्रुप के लोगों को एजुकेशन अवेलेबल थी। अंग्रेजों ने इंडिया को कॉलोनाइज करने के बाद रियलाइज किया कि अगर हमें भारत के लोगों को सही मायने में कंट्रोल करना है तो हमको उनके दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। When the British colonized India, they were desperate to legitimize their rule. So they came up with the theory of the white man's burden. They built smokes and mirrors around civilizing India, painted themselves as a superior race. The British were superior, we Indians inferior. उन्होंने एक 3 स्टेप स्ट्रेटेजी निकाली इंडियंस को पूरी तरह से मेंटली कॉलोनाइज करने के लिए। पहला, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से डिमोनाइज और डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके इंडियंस को एजुकेशन और जॉब्स के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर कर दिया जाए। और तीसरा, इस तरह से इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करने के बाद उनको क्रिश्चियनाइज करना शुरू किया जाए। ब्रिटिश ने इंडियन की मेंटल कॉलोनाइजेशन के काम के लिए मैक्स म्यूलर जैसे स्कॉलर्स और थॉमस मकॉले जैसे मिनिस्टर्स का इस्तेमाल किया। मैक्स म्यूलर ने जानबूझ के भारतीय लिटरेचर को मिस ट्रांसलेट करना शुरू किया, क्योंकि उसका एंड गोल था कि पूरे के पूरे भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. They introduced an education system that hailed the British as superior in science, arts, even morals. मकौले का ये मानना था कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लागू करने का ये फायदा होगा कि भारत में मूर्ति पूजक यानी हिंदू पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। और यही गोल था थॉमस मकौले के 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के पीछे। वो चाहता था कि एक ऐसी इंडियन पॉपुलेशन क्रिएट हो जो कि दिखने में तो इंडियन हो, लेकिन कल्चर से पूरी तरह से ब्रिटिश हो। और क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुका था, तो इंडियंस एजुकेशन और जॉब्स दोनों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम सिर्फ वो इंडियंस दे पाएंगे जो ब्रिटिश स्कूल्स में इंग्लिश एजुकेशन सीख कर आए हैं। उन्होंने ये भी रूल बनाया कि सारे इंडियन सिविल सर्वेंट्स को अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल्स में ही भेजना पड़ेगा। और इन कॉन्वेंट स्कूल्स को सेटअप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिशनरीज को खूब सपोर्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को 100 साल की लीज दे रही थी सिर्फ 1 रुपीज पर ईयर के दाम पर। और इस वजह से आज हालत देखिए कि भारत के कोने कोने में कॉन्वेंट स्कूल्स भरे हुए हैं, और आज भारत में सिर्फ 4-5% क्रिश्चियन होने के बावजूद कैथोलिक चर्च
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। ब्रिटिश एजुकेशन का गोल ये था कि ऐसे इंडियंस बनाए जाएं जो इंडियन होने पर अपने आप से नफरत करते थे और कुछ भी करके ब्रिटिश बनना चाहते थे। ब्रिटिश बनना और इंग्लिश बोलना इंडियंस के लिए एक एस्पिरेशनल चीज बन गई। और आप अगर देखिए तो ये ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जैसे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स भी ये मानते थे कि संस्कृत और इंडियन एजुकेशन यूरोपियन लैंग्वेज और यूरोपियन एजुकेशन से इंफीरियर है। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पिटीशन भी किया था कि भारत में संस्कृत के बजाय यूरोपियन एजुकेशन पढ़ाई जाए। और आज भी अगर आप देखिए तो साउथ दिल्ली की लावण्या को भाया भाया करते हुए देखकर थॉमस मकॉले को नरक में बैठे बैठे थोड़ा तो सुकून मिल रहा होगा ना। ब्रिटिश ने किस तरह से इंडियन एजुकेशन को डिस्ट्रॉय किया, इस बात को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पर बार बार महात्मा गांधी ने भी उठाया था। अब देखिए, जब भारत की इंडिपेंडेंस हुई तब भारत के लोग ये होप कर रहे थे कि फाइनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुधारने के बजाय इंडियन एजुकेशन को और भी बर्बाद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे भारत के लीडर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। तो जिन ब्राउन साहिब्स को अंग्रेजों ने अपने एजुकेशन सिस्टम से तैयार किया था, उन्हीं ब्राउन साहिब्स के हाथ में अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट भारत की एजुकेशन सिस्टम भी आ गई। अब इसका सबसे क्लियर प्रूफ यह है कि आजाद होने के बाद भारत ने मैक्स म्यूलर के नाम का स्टैंप निकाला। वही मैक्स म्यूलर जो भारत के कल्चर को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता था और पूरे के पूरे भारत को क्रिश्चियन बनाना चाहता था। मतलब ये तो वही बात होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी का स्टैंप निकाल रहे हो। हालांकि नेहरू जी ये मानते थे कि संस्कृत लैंग्वेज और संस्कृत लिटरेचर भारत का सबसे बड़ा कल्चरल खजाना है। उसके बावजूद उन्होंने इंडिया में संस्कृत को एज ए लिंक लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब क्या करें, नेहरू जी को एजुकेशन, कश्मीर, अक्साई चीन के लिए बहुत टाइम नहीं मिल पाया, वो कुछ और चीजों में बिजी थे। देखिए, ये माना जाता है कि नेहरू जी सिर्फ 3 चीजों से प्यार करते थे: नॉन अलाइनमेंट, सोशलिज्म और एडवीना। और उस सोशलिज्म को फॉलो करते हुए जो नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी भारत में क्रिएट हुए, उसकी बागडोर प्रोफेशनल्स को नहीं दी गई बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और बाबूस को दे दी गई, जिनको इतने एलीट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का ना कोई एक्सपीरियंस था ना कोई आइडिया था, जिस वजह से भारत की हायर एजुकेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी। इस नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से भारत के नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन इतना नाराज थे कि जब नेहरू जी की गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया था तो ये भारत रत्न सीवी रमन ने गुस्से में फोड़ दिया था। और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में इंडिया की हायर एजुकेशन देने का रिजल्ट आप ये देखिए कि आप इंडिया का जो स्टेम फील्ड है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसको चाइना और यूएस से कंपेयर कीजिए। चाइना में 4.7 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स आते हैं और वो 1.4 मिलियन पैटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। यूएस में 600,000 स्टेम ग्रेजुएट्स आते हैं और वो ऑलमोस्ट 300,000 पैटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इंडिया में 2.6 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स आते हैं और वो सिर्फ 16,000 पैटर्न्स जनरेट करते हैं। तो जैसे हमारे लीडर्स ने हायर एजुकेशन बाबूस के हाथ में देके हायर एजुकेशन को बर्बाद किया, उसी तरह से हमारे लीडर्स ने इंडियन हिस्ट्री को कम्युनिस्ट और के हाथों में देकर बर्बाद किया। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। खिलाफत मूवमेंट, Maulana Azad asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. If a thorn gets stuck in a Turk's soul in the battlefield of war, then I swear by the God of Islam, no Muslim of India can be a Muslim until he feels that prick in his heart instead of soul, because the Millat-e-Islam is a single body. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the caliphate, calling them munafiqeen or hypocrites, and saying that the time had come to discriminate between faith and non-belief. जिनका मानना था कि इस्लाम की वजह से भारत और हिंदुओं को सिविलाइज किया गया है। अब ऐसा आदमी आपको इंडिया के कल्चर की खूबसूरती के बारे में तो बताने नहीं वाला। और जो गलती नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बना के की थी, वही गलती इंदिरा गांधी ने फिर दोबारा रिपीट भी की। इंदिरा गांधी को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कम्युनिस्टों का सपोर्ट चाहिए था, तो कम्युनिस्टों का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दी और नूरुल हसन जैसे अनक्वालिफाइड लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अनक्वालिफाइड इसलिए क्योंकि नूरुल हसन में एक क्लियर बायस था और वो भारत की सही हिस्ट्री भारत के लोगों को नहीं बताना चाहते थे। The Jawaharlal Nehru University, or the JNU, was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left. The institution took a sharp left turn thanks to the curricula and faculty carefully chosen by Hassan from his pool of pro-communist teachers. Over the years, many of the faculty posts were held by the left or liberal academics. नूरुल हसन जी ने ही 1972 में ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को क्रिएट किया था। अकॉर्डिंग टू ICHR उनका गोल है भारत की हिस्ट्री सच्ची तरह से दिखाना।
These academics would hold important posts in government institutions like the NCERT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India's schools and colleges. हाँ जी, आफ्ताब पूनावाला का गोल भी विमेन सेफ्टी है और राहुल गांधी जी का गोल भी इलेक्शन जीतना है। नूरुल हसन और अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग इस्लाम पर भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहते थे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी हिस्ट्री एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव से इंडियंस को सिखाई गई और इस्लामिक रूल की सच्चाई भी इंडिया के लोगों से छुपाई गई। उसी तरह से जिस तरह से इरफान पठान अपनी बीवी को तंबू में छुपाते हैं, भारत के लोगों को ज्यादातर सिर्फ बाहरी घुसपैठियों के बारे में सिखाया गया, जबकि लचित बोरफुकन, पप्पा रावल, शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे लोगों के बारे में बहुत ही कम बताया गया। ये लोग भी बेचारे सोच ही रहे होंगे कि साला कन्वर्ट ही हो जाना था, कम से कम एक तो हिस्ट्री के एग्जाम में तो हमारा नाम आ जाता। और जिन हिस्टोरियंस को नूरुल हसन जी ने ICHR और NCERT में डाला था, उन्होंने ना सिर्फ भारत के लोगों को तोड़ मरोड़ के हिस्ट्री पढ़ाई है, बल्कि डायरेक्टली पॉलिटिक्स में भी दखलंदाजी की है, जब उन्होंने 1990s में हिंदुओं को राम मंदिर वापस मिलने से भी रोका था। And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that, a problem could be solved. There, this historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward. They were all historians, they were not archaeologists. They came and they said, no, it has been, the place has been excavated by Professor B. Bilal, and he did not find any material from there. And so, Muslims, you should not hand it over the place to Hindu community for constructing the temple. इतनी नफरत थी इन हिस्टोरियंस को भारत के कल्चर के लिए। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको इतनी नफरत करता हो। इमेजिन कीजिए कि आपका बॉस आपसे इतनी नफरत करता हो कि ना सिर्फ वो आपको नौकरी से निकाल दे, बल्कि आपकी बीवी के साथ अफेयर शुरू कर दे और आपके बच्चे से अपने आप को पापा भी बुलवा ले। तो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक भारत के लोगों को इस तरह की हिस्ट्री पढ़ाने का रिजल्ट ये हुआ है कि भारत के कई लोग अभी भी मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं और अपने कल्चरल रूट से पूरी तरह से कटे हुए हैं, जो मानते हैं कि कॉलेज में हिंदी में बात करना बहुत लो क्लास है। देखिए, मेरी हिंदी कोई परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर कोई शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है तो वो मुझसे नीचे है या ऊपर है। जो स्वीडिश हाउस माफिया जस्टिन बीबर और मार्शमेलो के कॉन्सर्ट्स देखने जाते हैं, लेकिन हमारे फोक सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स को कूल नहीं मानते। जो सालसा और वॉल्ट सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन भरतनाट्यम सीखने को कूल नहीं मानते। जो अकबर से प्यार करते हैं, लेकिन जिनके मुताबिक महाराणा प्रताप से प्यार करना आपको संघी बना देता है। जो लूव और लंदन म्यूजियम में चोरी का माल देखने के लिए जाते हैं हजारों रुपए खर्च करके, लेकिन हमारे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में नहीं जाएंगे, जहां पे एटलीस्ट सारा सामान तो अपना ही है। लेकिन 2014 में कई चीजें बदली। सबसे पहले तो बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीत कर आई, और जब बीजेपी जीत कर आई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था लोगों को कि झूठी हिस्ट्री हटाई जाएगी और भारत के लोगों को उनकी अनबायस्ड सच्ची हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है, अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से लेके आज तक उस प्रॉमिस का वही हाल हुआ है जो 3 या 4 जनवरी आते आते हमारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस का होने लगता है। आज भी हमारे स्कूलों में ऐसी टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही हैं जो उन्हीं लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस ने लिख कर दी हैं। आज भी यूपीएससी के करिकुलम में वही टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडेड है, वही यूपीएससी एग्जामिनेशंस जो भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को चुनती हैं, वही टॉप ब्यूरोक्रेट्स जिनके ऊपर भारत की बड़ी बड़ी पॉलिसीज फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करने के लिए भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोग निर्भर हैं। इन टॉप ब्यूरोक्रेट्स को भी तोड़ी मरोड़ी हुई हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। कश्मीर फाइल्स में सही ही कहा गया था, भाई गवर्नमेंट तो बदल गई है लेकिन सिस्टम तो अभी भी हमारा ही है। और अनफॉर्चुनेटली 8 साल तक गवर्नमेंट बदलने के बाद भी और इतना बड़ा प्रॉमिस करने के बाद भी गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को सही हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही है। भारत के लोगों को सही हिस्ट्री प्राइवेट इंडिविजुअल्स पढ़ा रहे हैं जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन शायद ये 9 साल पुराना प्रॉमिस गवर्नमेंट 2023 में पूरा करने जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी होती थी वो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन पर फोकस करती थी, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी
आ रही है वो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी फोकस कर रही है, जहां पर स्टूडेंट्स को क्लास 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि वो आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार रहें, जहां पर उनको क्लास 5 तक मदर टंग में शिक्षा दी जाएगी ताकि जो हिंदी इंपोजिशन का डर है वो भी खत्म हो जाए, जहां पर जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स दोनों को मिलाकर डिक्लेयर किए जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी संस्कृत को पूरे देश में स्टूडेंट्स को ऑप्शनली ऑफर करके एक लिंक लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वीडियो के टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिए हैं। According to Dharmendra Pradhan, students will be taught the corrected version of Indian history under the national education policy. उन्होंने कहा है कि 2023 में 26 जनवरी ऑनवर्ड्स भारत के सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट हिस्ट्री सिखाई जाएगी। एक कमेटी एस्टैब्लिश की जा रही है जो ऐसी किताबें पब्लिश करेगी जिसमें अनबायस्ड और सही हिस्ट्री हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की सही स्टोरी बतानी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भारत के जो अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से और ऐसी जगहों से जिसको भारत का मेन स्ट्रीम नहीं जानता, उनके बारे में भी सारे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। एमिनेंट विमेन पर्सनालिटीज जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि मुगलों से भी भारत की आजादी के लिए लड़ाई की थी, उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि एंशिएंट इंडियन फिलोसफी और लिटरेचर भी इंडियन स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। अब देखिए, मैंने हमेशा इस शो पर कहा है कि हमारे देश को एक सेक्युलर देश होना चाहिए, लेकिन एक सिविलाइजेशनल स्टेट होना चाहिए जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अमंग इक्वल्स की ट्रीटमेंट दी जाए। तो मैं इन स्टेप्स को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हम ये वादा 9 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। अब हमें शब्दों की नहीं, एक्शंस की जरूरत है। हमारे शरीरों को डीकोलोनाइज करने के जितना ही इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग को डीकोलोनाइज करना। क्योंकि देखिए, एक शेर को आप कितना भी खिला पिला के तगड़ा कर लीजिए, अगर उसके दिमाग में वो मानता रहेगा कि वो चूहा है, तो वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा सबसे डर के ही भागता रहेगा। मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था और मैं चाहता हूं कि मोदी जी उस वादे पर खरे उतरे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खासकर हिस्ट्री जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है उसमें क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से एक कल्चरल अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके नया मर्च जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके मक क्लब भी जरूर ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।